देखो चैप्टर जो है वो है 9, ठीक है, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अभय कुमार। इसमें गिवन है देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे अर्थ पे जो है वाइड डाइवर्सिटी है। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज all are living organism made of same chemical? क्या सभी सेम केमिकल से मिलके बना हुआ है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल analysis is performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other and their respective content per unit mass of a living tissue. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमको अधिक हमको एलिमेंट देखने को मिलेगा। If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. हमें सिमिलर लिस्ट देखने को मिलेगा। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म सच डिफरेंस इज कुड बी मेड आउट, ठीक है। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो जो भाई अर्थ क्रस्ट में है वो हमारे लिविंग टिश्यू में भी है। However, closer examination revealed that the relative abundance of carbon, hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो हमारे अंदर जो है वो ज्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अब आता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। हम कैसे एनालाइज कर सकेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन को? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, जैसे में कि हम वेजिटेबल ले लिए या फिर एक पीस ऑफ लीवर ले लिए, उसको ग्राइंड किए किसमें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, Cl3CCOH। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम उसको ग्राइंड किए यूजिंग मोर्टल एंड पेस्टल। तो मोर्टल एंड पेस्टल से हम जो है उसको ग्राइंड किए, उसमें 2 बूंद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का डाले, हमें एक थिक स्लरी मिला। वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, और फिर उसे हम चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से जो है छान लिए। वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, हमें 2 फ्रैक्शन देखने को मिला। एक को हम कह दिए फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल। देखो फिल्ट्रेट क्या हो गया? पानी जो नीचे चला गया, तो वो एसिड सोल्यूबल पूल है, मतलब वो एसिड में सोल्यूबल हो गया। और दूसरा मेरे पास बचा रिटेंटेट, जिसे हम कहते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव thousands of organic compound in the acid soluble pool। तो thousands of compound जो है वो साइंटिस्ट देख चुके हैं एसिड सोल्यूबल पूल में। अब देखो ऊपर हम कुछ जो है लिखे हुए हैं समरी में टाइप में
कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कौन कौन है। तो जो हमारा फिल्ट्रेट है जिसे हम एसिड सोल्यूबल बोले थे, तो वो हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिसका वेट जो है वो 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच में होता है। एग्जाम्पल क्या है, अमाइनो एसिड, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, ठीक है, ये सब है। और दूसरा मेरे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसे हम रिटेंटेट कहते हैं, या जिसे हम एसिड इनसोल्यूबल पूल में जो आया था उसे कहते हैं। उसका जो है वेट वो मोर देन 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए हो गया। लिपिड जो है ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड फैट जो है इसका वेट लेस देन 800 डाल्टन के नीचे ही है, लेकिन ये फिर भी जो है वो एसिड इनसोल्यूबल के अंदर आता है, क्योंकि ये जो है गोला बना लेता है, ठीक है। तो अब फिर से लाइन पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के। तो इन हायर क्लासेस you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compound. मतलब कुछ भी बोल दिया, समझ में कुछ भी नहीं आया। इन अदर वर्ड, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाइज ए कंपाउंड, ठीक है। एनालिटिकली टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो जब हम किसी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं तो उससे हमको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है और उसका हमको प्रोबेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। तो जितना भी कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। However, living organism have also got inorganic element and compound in them. उसमें inorganic element भी होता है। तो how do we know this? तो कैसे करेंगे? तो inorganic को देखो, पता करने के लिए सबसे आसान है कि पत्ता को सुखाकर जला देंगे, पत्ता को सुखाकर जला देंगे, जो बचेगा वो हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। वन weighs a small amount of living tissue, says a liver or leaf, and this is called a weight and dry it, ठीक है। All the water evaporates, the remaining material gives dry weight. Now if the tissue is fully burned, all the carbon compound are oxidized to gaseous form, जैसे कि CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आर रिमूव्ड, ठीक है। व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड द एस। दिस एस कॉन्टेनिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कि इन सब एस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट और आल्सो सीन। तो फॉस्फेट के साथ, सल्फेट के साथ भी हमको देखने को मिलेगा। ऑल आर सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। अच्छा, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये हमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा, और आल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। Therefore, elemental analysis gives
elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compound gives an idea of the kind of organic or inorganic constituent. टेबल 9.2 और 9.1 को पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, टेबल 9.1 जो है वो क्या कह रहा है, जो खून है, खून्स, CHONS, खून्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होता है। खून्स जो है सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। और ह्यूमन बॉडी में अगर सबसे ज्यादा देखें, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो खून से याद रखना है, CHONS जो है वो लिविंग ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। अगर हम देखें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, तो ये सब जो है वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन लगभग 27 या 28% है, लेकिन हम लोग का बॉडी में ये जीरो, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो देखो अब एक 9.2 टेबल है, तो याद रखना कि के से क्या होता है, कुड़िया, ये घर के अंदर होता है। के फॉर कुड़िया, कुड़िया कहाँ होती है, घर के अंदर। तो पोटासियम जो है वो घर के अंदर, मतलब ये इंट्रा सेलुलर आयन है, मोस्ट अबेंडेंट इंट्रा सेलुलर आयन। और सोडियम जो है वो बाहर होता है, तो मोस्ट अबेंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। के फॉर कुड़िया, तो कुड़िया घर के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा इंट्रा सेलुलर होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर सबसे ज्यादा जो है सोडियम होगा। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड, NaCl, CaCO3, PO4, ऐसे फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, वापस से लाइन पे आते हैं। फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, one can identify fractional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into um, amino acid, nucleotide bases, fatty acid. ठीक है, तो बायोलॉजी के अनुसार हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग वाला हम करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का लाइन जो बोल रहा है वो ये है कि अमाइनो एसिड जो है आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप है एंड एसिडिक ग्रुप है एज सब्स्टिट्यूएंट इन द सेम कार्बन। मतलब एक ही कार्बन पे जो है, देखो बगल में लिखे भी हैं, एक ही कार्बन पे जो है वो एक एसिड लगा हुआ है और एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो एक ही कार्बन पे एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम अल्फा कह दिए कार्बन, ठीक है, क्योंकि ये एसिड के बगल वाला है। द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो, क्योंकि अल्फा पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कह सकते हैं। देर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन समझ में आया क्यों कहते हैं, क्योंकि H को हटा के 4 H था मीथेन में, 2 को हटा के COH एंड NH2 लाया गया है, एक को हटा के R ग्रुप लेके आया जाएगा। तो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, दे आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। ठीक है, दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, amino group and a variable group designated as R group. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in protein are only of 20. तो ये हो गया हमारा।
एक मिनट रुकेंगे। तो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो 20 टाइप्स का होता है। आर ग्रुप जो है इन दिस प्रोटीनियस अमाइनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। अगर देखो आर के जगह पे एच है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन कहेंगे। एक बार हम समरी वाले टॉपिक पे आते हैं जो बगल में लिखे हैं। तो आर में अगर एच है तो ग्लाइसिन होगा, आर अगर CH3 है तो अलानीन होगा, आर अगर CH3OH है तो सेरिन होगा। तो ग्लाइसिन क्लियर है अगर आर के जगह पे एच है, अलानीन क्लियर है CH3 है, और सेरिन क्लियर है CH3OH है। तो याद इसको पहले करो सबसे पहले। आर के जगह पे एच है ग्लाइसिन, आर के जगह पे CH3 सेरिन, आर के जगह पे सॉरी आर के जगह पे CH3 तो हो गया अलानीन, आर के जगह पे CH3OH तो सेरिन। लास्ट बोल रहे एक बार, आर के जगह पे एच ग्लाइसिन, आर के जगह पे CH3 अलानीन, आर के जगह पे CH3OH सेरिन। ठीक है। अब देखो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एसिड में याद रखना है ग्लूटामिक एसिड, याद रहेगा ग्लूटामिक एसिड। बेसिक में रखना है याद लाइसिन, और न्यूट्रल में रखना है वैलिन। एग्जाम्पल बोलेंगे फिर से, एसिड में रखना है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में रखना है लाइसिन, और जो है हमारा न्यूट्रल में रखना है इसको वैलिन, वनीला, वैलिन एक जैसा लग रहा है। एरोमेटिक में जो है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान, ये एरोमेटिक में है, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान। तो वापस से एनसीईआरटी के लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर आर के जगह पे एच होगा तो बोलेंगे ग्लाइसिन, आर के जगह पे मिथाइल ग्रुप होगा तो बोलेंगे एलानिन, अगर आर के जगह पे हाइड्रोक्सिल मिथाइल होगा तो बोलेंगे सेरिन। 3 ऑफ दी 20 आर शोन इन फिगर 9.1। ठीक है, फिगर 9.1 में गिवन है द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ। जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाइनो ग्रुप के ऊपर, कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर और आर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक, जो कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक में लाइसिन है और न्यूट्रल में वैलिन है। ये है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें कि टायरोसिन है, फिनाइल अलानिन है और ट्रिप्टोफान है। A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH3 and COOH group. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acid changes. तो जैसे जैसे डिफरेंट पीएच मिलेगा हमें, तो वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो फिगर में हमें गिवन है ज्यूटर आयन, NH3 के ऊपर प्लस आ गया है और COO माइनस आ गया है, तो इसे बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। तो ये तीनों का तीनों जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, और बी वाला हमारा ज्यूटर आयन है। ठीक है। तो एक में क्या हुआ है, 3H आ गया है और प्लस आ गया है, एक में H को हटा दिया गया है, सिर्फ माइनस है। ठीक है, और बीच में ज्यूटर आयन है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। जो लिपिड होता है वो जनरली वाटर इनसोल्यूबल होता है। एक बार हम इसका पहले वो देख लें समरी। देखो फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड है RCOOH, लेकिन इसमें R जो है ना
वो 1 से लेके 19 तक होना चाहिए, तभी वो फैटी एसिड की कैटेगरी में आएगा। जिसमें कि पाल्मेटिक एसिड कार्बन उसमें 16 है, अरेकिडोनिक एसिड कार्बन उसमें 20 है। समझ में आया? सबसे बड़ा क्या है? अरेकिडोनिक एसिड है, 20 कार्बन। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन। वही बोला गया है कि फैटी एसिड जो है RCOOH, इसमें R 1 से 19 तक होना चाहिए। पाल्मेटिक एसिड में कार्बन जो है वो 16 है, अरेकिडोनिक एसिड में कार्बन 20 है। और फिर ग्लिसरॉल देख लो, ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड है, 3 कार्बन लगा हुआ है और 3 OH लगा हुआ है, सिंपल ही है। ग्लिसरॉल जो है प्लस फैटी एसिड, ये दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एस्टरिफिकेशन होता है, तब जाके फैट ऑयल बनता है, तब जाके फैट या ऑयल बनता है। तो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड एस्टरिफाइड होके फैट ऑयल बनता है। ये फॉस्फोलिपिड है, सॉरी, फॉस्फोलिपिड जो है वो याद रखना है, लेसिथिन होता है, जिसमें फॉस्फेट भी है और लिपिड भी है। तो फॉस्फोलिपिड हमारा लेसिथिन है। लेसिथिन जो है ना वो हमारे लंग्स को वो करता है, फुला के रखता है। याद रखने वाला पॉइंट ये है, वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है। और यहाँ पे देखो गिवन है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को ही हम एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियोटाइड को हम एडिनाइलिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोटाइड को एडिनाइलिक एसिड कहते हैं। तो एक बार वापस से एनसीईआरटी के लाइन पे आते हैं। तो लिपिड्स आर जनरली वाटर insoluble. They could be simple fatty acid if fatty acid has carboxylic group attached to an R group. The R group could be methyl or ethyl or higher number of carbon group, जैसे कि एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। एरेकिडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन एटम है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ठीक है। मैनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हियर द फैटी एसिड आर एस्टरिफाइड विथ ग्लिसरॉल। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। These are also called fats and oil. Based on melting point, oil have lower melting point. ऑयल बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है, तो ऑयल लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसे क्या एग्जांपल है? जिंजली ऑयल। तो हाँ, वापस से एनसीईआरटी लाइन को रीड करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट होता है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजिनस बेसेस, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ये सब प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। व्हेन फाउंड अटैच टू ए सुगर, जब ये सुगर के साथ अटैच होता है
तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? जब नाइट्रोजनस बेस जो है एक सुगर के साथ कनेक्टेड दिखता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ दें एस्ट्रीफाइड टू ए सुगर, देन दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। बाकी जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसे हम एडिनाइलिक एसिड कहते हैं, थाइमिडिलिक एसिड कहते हैं, गुआनिलिक एसिड बोलते हैं, यूरिडिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। सिर्फ इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है जिस फिगर को समझना बहुत जरूरी है। तो फिगर ये कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले देखो फिगर जो है वो हमारे पास गिवन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सबसे पहले फिगर गिवन है हमें। हाँ, तो ग्लूकोज में जो थर्ड नंबर पे जो कार्बन है उस पे OH अंदर की तरफ है। याद रखने वाला पॉइंट है, जो थर्ड नंबर पे OH है वो अंदर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास राइबोज आता है। राइबोज 5 मेंबर का है, 5 कार्बन का राइबोज है और इसमें सब कुछ सही है, जैसे होना चाहिए वैसा ही है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर जो है OH थर्ड पोजीशन पे अंदर की तरफ आ जाता है। अब हमारे पास ग्लाइसिन है। देखो ग्लाइसिन, अलानिन, सेरिन ये सब का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। पाल्मेटिक एसिड का पढ़ चुके हैं। लेसिथिन का समझो। लेसिथिन क्या होता है? तुम लेसिथिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखो थोड़ा सा, कि एन के पास 3 ऐसे लगा हुआ है, समझ लेना ये लेसिथिन है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन है। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर गिवन है। पहले 6 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन। 3 बार 6 कार्बन है, 1 बार 5 कार्बन है। फिर जो है सिंगल जो चेन वाला स्ट्रक्चर है वो देखने को मिला है कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ठीक है? ग्लिसरॉल का पता है, ट्राइग्लिसराइड का पता है, लेसिथिन का पता है, क्लियर है? लेसिथिन में कोलेस्ट्रॉल का पता है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर जो है चैन। अब देखो हमको जो है एडेनिन का गिवन है स्ट्रक्चर। तो एडेनिन जो कि प्यूरिन है और यूरासिल जो कि पायरिमिडिन है। तो इसको एक बार देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एडेनिन और यूरासिल गिवन है। देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर को याद करो, बहुत जरूरी है एडेनिन का स्ट्रक्चर याद करना और यूरासिल का स्ट्रक्चर को याद करना। एक बार देख लेना याद करके। फिर ये सब गिवन है। एडिनोसिन किसे कहेंगे, एडिनाइलिक एसिड किसे कहेंगे, यूरिडिन यूरिडिन किसे कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 चीज याद करना है जो कि एडेनिन है और यूरासिल है। अब हम आ चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर। देखो पहले समझो समरी को। समरी क्या लिखा हुआ है? तो समरी में सबसे पहले जो है 1 डिग्री जो 1 डिग्री प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि इसका आइडेंटिफाइबल रोल है, फिजियोलॉजिकल रोल है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है? केमिकल दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। ऐसा केमिकल जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स है
इसमें सबसे पहले ये जो है पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, फंगस के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। ये एक्स्ट्रा थिंग है, एनिमल में पाया नहीं जाता है। ये एनिमल में पाया नहीं जाता है, इसका कोई आइडेंटिफाइबल रोल नहीं है होस्ट के अंदर, लेकिन हाँ इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे एक टेबल देखो, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इसका कोई होस्ट के अंदर आइडेंटिफाइबल रोल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पिगमेंट्स, तो तुमको पिगमेंट्स में याद ही है क्या, कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन। कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन याद ही है। अल्कलाइड्स में मॉर्फिन, कोडिन याद है, मॉर्फिन कोडिन अल्कलाइड्स है। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, क्लियर मामला। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, क्लियर है। पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेल्यूलोज, क्लियर है। खाली तुमको याद करना है तीन चार चीज। सबसे पहले याद कर लो अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडिन। अल्कलॉइड्स जो है मॉर्फिन, कोडिन, क्लियर है। हाँ, अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडिन क्लियर है। फिर टॉक्सिन जो है में याद करो ए आर। टॉक्सिन कौन है, ए आर है, अर्बिन राइसिन। अर्बिन राइसिन जो है वो टॉक्सिन है। और लेसिथिन में कॉनकेव ए, याद रखो कॉनकेव ए। और ड्रग्स तो पता है भीसी सर, भिनब्लास्टिन, कर्कुमिन। एक बार फिर से याद करेंगे। अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडिन। टॉक्सिन में ए आर, अर्बिस अर्बिन राइसिन। टॉक्सिन में ए आर, अर्बिन राइसिन। ड्रग में भीसी, भिनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन। और लैक्टिन्स में कॉनकेव ए। लैक्टिन्स में कॉनकेव ए। अब पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from the living organism, determining their structure and, if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. इसको हम क्या कह सकते हैं, मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। एनिमल टिश्यू में one notice that the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1, these are called primary metabolites. ठीक है। However, when one analyze plant, fungal, microbial cell, one would see thousands of compound other than these called primary metabolites. मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ के कुछ कुछ ऐसा भी चीज है जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। जैसे मेरे पास एग्जांपल में अल्कलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, रबर है, एसेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक्स है, कलर्ड पिगमेंट्स है, सेंट है, गम्स है, स्पीसीज है, स्पाइसेस है। ये सबको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्लेज नोन रोल्स इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। Secondary metabolized in host organism, however, many of them are useful to human welfare. Rubber, drugs, spices, sand, and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance. देखो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए होता है। एंड इन लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस।
अब हम आ जाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? देखो, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होता है जो कि लेस देन 1000 डाल्टन से कम होता है। लेकिन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसके बारे में पढ़ने को यहाँ पे मिल रहा है। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 डाल्टन approximately. अब जो एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन है जिसे हम रिटेंटेड कहे थे, उसमें सिर्फ 4 तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड है एंड लिपिड है। These classes of compound with exception of lipid have molecular weight range of 10,000 Dalton, ठीक है, and above. For this very reason, biomolecules chemical compound found in living organism are of two types. One, those have molecular weight less than 1000 Dalton are usually termed referred to as biomolecules or simply biomolecules, while those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecules or called biomacromolecules. ठीक है। चलो, compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane. When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure. Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicle which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along the acid-insoluble pool, and hence in the macromolecule fraction, lipid are not strictly macromolecule. वो लिपिड के बारे में बोल रहा था, बस बात इतना सा है। फिर मेरे पास जो एसिड सोल्यूबल पूल है वो रिप्रेजेंट करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। जो एसिड सोल्यूबल पूल है जो एसिड सोल्यूबल पूल है वो रिप्रेजेंट रफली करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये क्या कह रहा है? देखो, जो एसिड सोल्यूबल पूल है वो रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है from the cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism. In summary, we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise. We observe that water is most abundant chemical in living organism. देखो, यहाँ पे हमको बोला क्या गया है कि जो लिपिड है, लिपिड वेसिकल, वो वेसिकल बनाता है और इसीलिए डिसॉल्व नहीं होता है एसिड और वाटर में। वाटर का जो देखो, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या है? पानी है, जो कि 70 से 90% तक है। उसके बाद क्या है पता है? पेंसिल है, पेंसिल, PnCl, पेंसिल। P फॉर प्रोटीन जो कि 10 से 15% है, N फॉर न्यूक्लिक एसिड जो कि 5 से 7% है, C फॉर कार्बोहाइड्रेट जो कि 3% है, और 2% लिपिड है, पेंसिल याद रखना, और 1% आयन है। तो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस हमारे बॉडी का क्या है? वो है वाटर। मोस्ट अबंडेंट वाटर है। अब मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या है? तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन है।
तो याद कैसे करेंगे? पेंसिल से, PnCl, 10 से 15%, 5 से 7%, 3%, 2%, और लास्ट में क्या बचता है? आयंस। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन लिविंग बॉडी, आयन सबसे ज्यादा कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जो कि लगभग लगभग, पता नहीं कितना लिखे होने, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में है। पेंसिल से याद करेंगे, PnCl। लिपिड जैसे लिखा हुआ है, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। अब आते हैं द एसिड, ये तो पढ़ लिए, ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं ये सब चीज। अब बच रहा है हमारा प्रोटीन। तो हमारे पास प्रोटीन है। देखो इसका पहले समरी समझो पहले। प्रोटीन है क्या? जो हम लेते हैं ना, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो क्या है, वो पॉलीपेप्टाइड है। बहुत सारा पेप्टाइड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाता है, वही प्रोटीन है। ये लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है, लिंक्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, जैसा कि फिगर 9.3 में गिवन था। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमेरिक पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जितना भी प्रोटीन है, वो सभी का सभी अमाइनो एसिड का पॉलीमर से बना हुआ है। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, हमारे पास 20 प्रकार का अमाइनो एसिड है, जैसे कि अलानीन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलीन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन हो गया। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। हमेशा याद रखने वाला पॉइंट है कि जो ये हेट्रोपॉलीमर होता है एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हेट्रोपॉलीमर होता है, ये हेट्रोपॉलीमर होता है, ये हेट्रोपॉलीमर होता है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द, एक मिनट, this information about the amino acid content is important, as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence, dietary protein are the source of essential amino acid. Therefore, amino acid can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet. तो एसेंशियल कौन है? जो कि हमारा बॉडी, नॉन एसेंशियल जो है, जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, और जो एसेंशियल है वो हमको डाइट से लेना पड़ता है। प्रोटीन कैरी आउट many फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Some transport nutrients across cell membrane, some fight infection organism, and some are hormones, some are enzyme। जैसे मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे गिवन है, कोलेजन का यूज क्या है? देखो कोलेजन जो है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ये हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। एंटीबॉडी जो फाइट करता है इन्फेक्टिव एजेंट से। रिसेप्टर क्या है? सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन के लिए।
तो यहाँ पे जो याद करना है वो ये है कि ग्लूट फोर, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ग्लूट फोर क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर। और कोलेजन क्या है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंट्रा नहीं इंटर। कोलेजन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल के अंदर। कोलाजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अबेंडेंट है, और रुबिस्को जो है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। एनिमल के अंदर कोलाजन है सबसे ज्यादा, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है बायोस्फीयर में वो है रुबिस्को। रुबिस्को मतलब क्या होता है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase is the most abundant protein in the whole of the biosphere। तो सबसे ज्यादा पूछ सकता है कि एलिमेंट क्या है, वो है O2। सबसे ज्यादा कंपाउंड क्या है, वाटर। सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन। रुबिस्को सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है, तो रुबिस्को प्रोटीन है। सबसे ज्यादा जो है पूरे एनिमल में सबसे ज्यादा क्या है, तो कोलाजन है प्रोटीन। अब हम आ चुके हैं पॉलीसैकेराइड के ऊपर। न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ेंगे, अब हम आ चुके हैं पॉलीसैकेराइड के ऊपर। ठीक है, जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट है हैज पॉलीसैकेराइड, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चैन ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड जो है वो लॉन्ग चैन ऑफ शुगर से मिलके बना हुआ है। दे आर थ्रेड, लिटरली एक कॉटन थ्रेड जैसा होता है, containing different monosaccharide as a building block। For example, सेल्यूलोज जो है पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है, जिसमें कि सिर्फ एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है जो है ग्लूकोज। सेल्यूलोज, समझे बात को, सेल्यूलोज के अंदर समरी देख रहे हैं, सेल्यूलोज के अंदर सिर्फ एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है जो कि है ग्लूकोज। मतलब सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज 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 होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। ये अनब्रांच्ड है, इसीलिए I2 को होल्ड नहीं कर पाएगा। सेल्यूलोज जो है वो सिर्फ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है, अनब्रांच्ड है, तो I2 को होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्टार्च है और जो ग्लाइकोजन है वो वेरिएंट है सेल्यूलोज का। वो सेल्यूलोज का वेरिएंट है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये वेरिएंट है, इसके अंदर ब्रांच्ड होता है, इसीलिए I2 को होल्ड कर सकता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन ये वेरिएंट है सेल्यूलोज का, और ये I2 को होल्ड कर सकता है क्योंकि ये जो है वो हमारा, क्योंकि ये जो है ये हमारा ब्रांच्ड है। इन्युलिन जो है वो फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है। इन्युलिन, इन्युलिन हमारा फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है। तो ये पढ़ते हैं, तो याद रखो इन्युलिन और सेल्यूलोज एक प्रकार का है। इन्युलिन जो है वो फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है, होमोपॉलीमर, और सेल्यूलोज जो है वो हमारा ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, होमोपॉलीमर। लाइन में दिख रहा है तुमको ये फिगर में, जो हम फिगर बनाए हैं। अब देखो काइटिन जो है वो NAG से मिलकर बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। जो काइटिन है वो NAG से बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये काइटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आर्थ्रोपोडल जो एक्सोस्केलेटन है उसमें पाया जाता है, फंगल के सेल वॉल में पाया जाता है। इतना सा ही था सेल पॉलीसेकेराइड में।
अब इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. Cellulose is homopolymer. Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy. Starch जो है वो storehouse of energy है, ठीक है, in plant tissue. एनिमल के पास क्या है, ग्लाइकोजन होता है। इन्युलिन जो है वो पॉलीमर है फ्रुक्टोज का। इन पॉलीसेक्राइड सेज ग्लाइकोजन द राइट एंड इज द रिड्यूसिंग एंड। जो राइट है, आर से क्या होता है, राइट, आर से क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड। जो राइट वाला है वो रिड्यूसिंग एंड है, जो राइट वाला है वो रिड्यूसिंग एंड है। आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, खत्म। लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड। It has branched as shown in figure in form of cartoon. Stars form helical secondary structure. In fact, stars can hold I2 molecule in the helical portion. The starch I2 is blue in color. ये blue color का होता है। Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2. तो यहाँ पे देखो बताया गया है हमको कि R4 क्या होता है, राइट, R4 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एंड। Plant cell wall are made of cellulose. Paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulosic. They are more complex polysaccharide in nature. They have building block, amino group, amino sugar and chemically modified sugar. जैसे ग्लूकोजामाइन है, एनोसिटाइल ग्लूकोजामाइन, वो प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं काइटिन। These complex polysaccharides are mostly homopolymer. अब न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ेंगे, हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। एक मिनट रुकेंगे इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने से पहले। हाँ भाई, तो अब आ चुके हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। पहले अपने से समरी बता देते हैं, या छोड़ो, लाइन बाय लाइन ही रीड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर containing strings of amino acid. Structure of molecules means different thing in different context. In organic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula, जैसे NaCl, MgCl2 etc. Organic chemists always write two-dimensional formula of the molecule while representing the structure of the molecules. Physicists conjure up to three-dimensional view of the molecular structure, while the biologists describe the protein structure at four levels: the sequence of amino acid, the positional information in a protein which is first amino acid, which is second, and so is called the primary structure. ठीक है, और प्रोटीन, a protein is imagined as a line and the left end represented by first amino acid and the right end represented by last amino acid. जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट, जो लेफ्ट वाला है उसको हम फर्स्ट मान रहे हैं अमाइनो एसिड, और जो लास्ट वाला है, राइट वाला है, उसको लास्ट अमाइनो एसिड मान रहे हैं।
जो लास्ट वाला है, जो राइट में है, वो रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो पहले जो है, सबसे पहले में कौन सा टर्मिनल होगा? एन टर्मिनल। और लास्ट में कौन सा होगा? सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल स्टार्टिंग है, सी टर्मिनल लास्ट में आता है। COOH खत्म तो COH पे ही होता है ना। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। ए प्रोटीन, एक मिनट, अरे यार, हम पूरा पढ़ भी दिए, पलटाना ही भूल गए। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी यहाँ पे है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। A protein thread does not exist throughout as extended right rod. Rigid rod की तरह नहीं होता है, वो thread की तरह होता है in the form of helix. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. In protein, in protein, only right-handed helices are observed. तो प्रोटीन के अंदर सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व होता है. Other regions of the protein thread are folded into the other forms in what is called the secondary structure. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the term tertiary structure. Thus gives us a three-dimensional view of a protein. Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activity of the protein. Some protein are an assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other. Example, linear string of stair arranged one upon each other in the form of a cube or a plate is the architecture of a protein, otherwise called quaternary structure of a protein. Adult human hemoglobin consists of four subunits. Two of these are identical to each other, hence two subunits of alpha type and two subunits of beta type together constitute the human hemoglobin Hb. तो मतलब कहना ये चाहता है कि Hb के अंदर जो है दो अल्फा है और दो बीटा है, लेकिन इंसुलिन के अंदर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 51 अमीनो एसिड है और बीटा जो है वो 30 अमीनो एसिड है, दोनों को मिला के 51 अमीनो एसिड बन रहा है। तो अल्फा 21 है और बीटा 30 है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो दो अल्फा है दो बीटा है। एक बार फिगर को ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी को देखो, ठीक है, एनसी दिख रहा है, नैन्सी एनसी। सेकेंडरी में देखो अल्फा हेलिक्स दिख रहा है, बीटा प्लेटेड सीट दिख रहा है। टर्सरी में देखो हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है। फिर चौथा में आ रहा है क्वाटनरी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आ गया हमारा न्यूक्लिक एसिड। देखो याद रखो कि एक टर्न में 36 डिग्री घूमता है, एक टर्न में 36 डिग्री घूमता है, एक पिच में 34 एंगस्ट्रॉम होता है और एक बीपी में 3 एक बेस पेयर में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक बेस पेयर में 3.4 बेस पेयर एंगस्ट्रॉम और एक पिच में 10 होता है तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक टर्न में 36 डिग्री। अब आ चुके हैं लिविंग स्टेट के ऊपर, पेज को पलटना पड़ेगा। यहाँ पे लिविंग स्टेट,
देखो लिविंग स्टेट के बारे में इतना सा याद रखो कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे याद रखने वाला ये है कि जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है वो 4.2 से लेके 6.1 के बीच में होता है, वो 4.2 से लेके 6.1 के बीच में होता है। हार्मोन जो है वो नैनोग्राम में होता है, हार्मोन नैनोग्राम में होता है। लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है। तो पढ़ते हैं at this level you must understand that the terms and thousands of chemical compounds in living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are present at concentration characteristics of each of them. For example, the blood concentration of glucose in normal healthy individual is 4.2 to 6.1 millimole per liter, while that hormones would be in nanogram per ml. The most important fact of the biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. These biomolecules are in metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. The steady state is non-equilibrium state. One should remember from physics that system at equilibrium cannot perform work. As living organisms work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. Hence, the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. Living process is constant effort to prevent falling into equilibrium. This is achieved by energy input. Metabolism provides a mechanism for the production of energy. Hence, the living state and metabolism are synonymous. Without metabolism, there cannot be a living state. अब आ चुके एंजाइम के ऊपर। तो हाँ भाई, अब आ चुके हैं हम एंजाइम के ऊपर। तो एंजाइम क्या है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितना भी एंजाइम है सभी प्रोटीन है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड भी है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करता है। दे आर कॉल्ड राइबोजाइम। उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। जितना भी एंजाइम है सभी का सभी प्रोटीन है एक्सेप्ट वन जो कि आरआरएनए है, राइबोजाइम है। ठीक है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम। एन एंजाइम like any protein has a primary structure, amino acid sequence of the protein. An enzyme and enzymes like any protein has the secondary and tertiary structure. तो ये कहना चाहता है कि एक एंजाइम है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। When you look at the tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscross itself and many crevices or pocket are made. तो जब टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जब टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा जो है क्रिस क्रॉस देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्रिस क्रॉस के वजह से वहां पे कुछ कुछ पॉकेट फॉर्म हो जाता है। पॉकेट फॉर्म हो जाता है और उस पॉकेट को बोलते हैं हम लोग एक्टिव साइट।
An active site of an enzyme is a crevices or pocket into which the substrate fit. और उस और वो जो crevices है, एक मिनट रुकना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रिविसेस और पॉकेट इनटू इच ए सबस्ट्रेट फिट्स। और उस जो पॉकेट है, जो क्रिवाइसिस है, उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट फिट होता है। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट through their active site catalyzes the reaction at higher rate. Enzyme catalyst differ from inorganic catalyst in many ways. तो जो हमारा कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत डिफर करता है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क्स इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। तो मतलब कहना यह चाहता है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो एंजाइम से डिफरेंट कैसे है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो वर्क कर सकता है, काम कर सकता है इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। जब उसको हम हाई टेम्परेचर देंगे तब भी वो काम करेगा, लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम को हम हाई टेम्परेचर जैसे ही देंगे ये हमारा खराब हो जाएगा, एंजाइम डैमेज हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। However, enzyme isolated from the organism who normally live under extremely high temperature, the hot bands, sulfur spring, are stable and retain their catalytic power even at high temperature. मतलब ये कहना चाहता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जो गर्म वाले एक्सट्रीम वाले कंडीशन में रहता है, अगर उससे हम एंजाइम निकाले तो वो हमारा स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो यस बोल सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम, कैसे हम समझेंगे इस एंजाइम को। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंज, दो प्रकार का चेंज मिलता है। एक होता है फिजिकल चेंज, जिसको कि हम बोलते हैं कि शेप में चेंज हो गया विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, शेप का चेंज हो जाना, शेप का चेंज हो जाना विदाउट एनी बॉन्ड ब्रेकेज, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल, उसे हम बोलते हैं फिजिकल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this is called chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जब जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो, टूटे, बने, तब जो है उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे जो हम कह पाएंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, ये इनऑर्गेनिक है, तो BaOH होल ट्वाइस में H2SO4 जोड़े, BaSO4 बना प्लस H2O इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज ए ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या है, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, रेट क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन पर यूनिट टाइम। हम रिएक्टेंट का बात नहीं करते, हम प्रोडक्ट का बात बोलते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना अपॉन कितना टाइम में, उसे हम कह दिए रेट। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड।
अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर दिए तो हम रेट को हम जो है वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है अमंग अदर फैक्टर। और भी बहुत सारा फैक्टर है लेकिन टेम्परेचर उसमें एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि वो डिपेंड करता है। तो जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन द आइदर डायरेक्शन। मतलब कहना चाहता है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि रेट जो है वो 10 डिग्री, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट डबल हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट डबल हो जाता है, टेम्परेचर 10 डिग्री कम करने पे रेट हाफ हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट डबल हो जाता है, टेम्परेचर 10 डिग्री कम करने पे रेट हाफ हो जाता है। तो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन द आइदर डायरेक्शन catalyzed reaction process at rate vastly higher than that of uncatalyzed ones। जो catalyzed reaction होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है in comparison to uncatalyzed। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें हम वाटर दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम वाटर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में बहुत जल्दी हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, बहुत जल्दी बना रहा है। तो देखो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, जब कोई एंजाइम नहीं है, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। मतलब जो कार्बोनिक एसिड है वो एक घंटा में लगभग 200 मॉलिक्यूल को ही बना पा रहा है, एक घंटा में 200 मॉलिक्यूल्स को ही बना पा रहा है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट दे दिए तब 6 लाख पर सेकेंड कर पा रहा है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड हो पा रहा है, फिर 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड हो पा रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि however by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 6 lakh molecule per being formed every second भाई वो 200 मॉलिक्यूल पर आवर था, ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड है, लगभग 10 मिलियन बढ़ गया, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गया, 1 करोड़ टाइम्स बढ़ गया। The enzyme has accelerated the reaction rate by 10 million times. The power of enzyme is incredible indeed। मतलब तगड़ा है, तगड़ा। There are thousands of types of enzyme each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। There are thousands of types of enzyme each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। A multi-step chemical reaction when each of these steps is catalyzed by the same enzyme, complex or डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। देखो मतलब डिफरेंट एंजाइम लगता है, कहां पे लगता है, ग्लाइकोलिसिस में लगता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो हमारा ये पायरुविक एसिड देखने को मिलता है 2 टाइम्स। is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। 10 different enzyme वहां पे लगता है तब जाके जो है ये रिएक्शन पूरा हो पाता है। When you study respiration in chapter 14 we will study this reaction। At this stage you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to a variety of metabolic end product। मतलब ये कहना चाहता है कि ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड भी बनाता है, इथेनॉल भी बनाता है, पायरुविक एसिड भी बनाता है। ये एनारोबिक कंडीशन में बनाता है, ये एरोबिक कंडीशन में बनाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। ऐसा होता है। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल बनाता है। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन।
टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम ए लिटिल मोर, हमको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा एंजाइम को। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट, हम देख चुके हैं आइडिया ऑफ एक्टिव साइट को। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू ए रिएक्शन, जो केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है उससे एक रिएक्शन होता है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए सबस्ट्रेट, हम रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो है क्रिभाइसिस या एक्टिव साइट होता है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में। इसको दिखाया गया है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कर गया, तो एस जो है वो बाइंड किया एंजाइम से एट एक्टिव साइट, ठीक है। फिर जो है एक्टिव साइट जो है फिर एस को टी में कन्वर्ट किया गया। इट इज नो अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड एट द एंजाइम एट द एक्टिव साइट विद इन गिवन क्लैप्ट और पॉकेट, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज। टुवर्ड द एक्टिव साइट देयर इज, देखो समझो बात को, होता क्या है यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि देखो यहाँ पे एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा तो हमारा ई एस कॉम्प्लेक्स बना, फिर जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट का मतलब होता है शॉर्ट लिव, बहुत कम समय के लिए होता है। फिर ईपी बना, ईपी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ एंजाइम वो कन्वर्ट कर दिया सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और फिर बाद में क्या हुआ, प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। तो स्टार्टिंग में एंजाइम था, एंजाइम मिल गया, सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट के जगह पे प्रोडक्ट मिल गया, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, तो टुवर्ड द एक्टिव साइट, toward the active site. This is thus an obligatory formation of ES complex. E stand for enzyme. This complex formation is transient phenomena. थोड़े समय के लिए होता है ट्रांजिट फेनोमेना ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। जो ईएस बना है वो एक ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है, वो एक ट्रांजिशन स्ट्रक्चर है। Very soon after the expected bond breaking making is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate get transformed into the structure of product. जो substrate था वो product में अब convert हो चुका है। The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. ये pathway जो है वो transition structure से होते हुए गया है। There could be many more alerted structure states between the stable substrate and the product. Implied in this statement is the fact that all other intermediate structure state are unstable. देखो बहुत सारा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बनता है, और वो सभी जो है वो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड टू मॉलिक्यूल, जितना कम एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो ठीक है, hence when we look at this pictorial graph it looks like something as in figure 9.6 9.6 फिगर में देखेंगे वहां पे कंसेप्ट दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जब जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है विथ एंजाइम, एंजाइम देने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, लेकिन जैसे हम एंजाइम नहीं दिए थे तब वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था। तो रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना है, बना तो है लेकिन दो अलग अलग पाथवे पे बना है, दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी में बना है। यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी मिनिमम है।
इसी ग्राफ को पढ़ते हैं। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, the energy level difference between S and P. If P is at lower level than S, the reaction is called exothermic reaction. One need not supply energy by heating in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, दोनों कंडीशन में S has to go through a much higher energy state और ट्रांजिशन स्टेट, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। एनर्जी इवेंचुअली ब्रेक डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ, सॉरी एंजाइम जो है वो ब्रिंग डाउन एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ S टू P मोर इजी, ज्यादा आसान बना देता है ट्रांजिशन को। जो एनर्जी बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कम कर देता है, जिससे कि वो ट्रांजिशन आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। यहाँ पे क्या गिवन है, इच एंजाइम हैज सबस्ट्रेट, हर एक एंजाइम के पास सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड, जिससे कि हमारा ES कॉम्प्लेक्स बन सके। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए होता है, ट्रांजिट होता है, एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट, और ये डिसोसिएट भी कर जाता है अपने प्रोडक्ट पे। एंड द अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अनचेंज एंजाइम होता है और इससे जो एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ES जो कॉम्प्लेक्स बना है वो उसके लिए कैटलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि जो है कैसे वो एंजाइम जो है रिएक्शन करवाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो है जाके फिट करता है, जाके जुड़ता है, जिस उसके बाद द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। इसके बाद क्या होता है, एंजाइम अपना जो है शेप को चेंज करता है, जिससे कि ये सबस्ट्रेट से अच्छे से चिपक जाए, टाइटली बाउंड कर जाए। The active site of an enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा और ये क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर जो है ये लास्ट में एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और फिर यही एंजाइम जो है वापस से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट होने चल जाता है। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ये था पूरा का पूरा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम आ जाते हैं 9.12.4 जो कि है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम का एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन विच हैज ऑल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर। फिर से पढ़ते क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है the activity of enzyme can be affected by change in the condition which has altered the tertiary structure of the protein। अगर कंडीशन में कुछ चेंज होगा
तो वो पक्का चेंज कर देगा। जो एंजाइम का प्रोटीन है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, उसको खराब कर देगा, उसको अल्टर कर देगा। इसमें की जो कंडीशन है वो सबसे पहले टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर है, पीएच है, टेम्परेचर है, पीएच है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करेंगे तो उससे ये जो है अफेक्ट कर सकता है। और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल जो कि रेगुलेट करता है इस एक्टिविटी को। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये है कि कंडीशन क्या क्या है, टेम्परेचर है, पीएच है, टेम्परेचर है, पीएच है, कंसंट्रेशन का चेंज है, और कुछ ऐसा केमिकल जो बाइंड कर सकता है और वो खराब कर सकता है एक्टिविटी को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर और पीएच को। तो टेम्परेचर और पीएच के बारे में ये है कि एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम जो है जनरली काम करता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे और पीएच पे। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। उसे बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर हम देंगे उसे या कम करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगा। लोअर टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। जब हम लो टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम जो है वो टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट पे चला जाएगा। वेयर एज हाई टेम्परेचर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय द हीट। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच ये है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है। तो यहाँ पे एंजाइम का एक्टिविटी वर्सेस पीएच और टेम्परेचर के बारे में गिवन है। तो ये ऑप्टिमम पीएच पे ये सबसे हाईएस्ट है और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे हाईएस्ट है। और ये जो है इसे बोलते हैं मिसल कांस्टेंट। देखो ऐसा मिसल कांस्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच V max इज अचीव्ड, V max by 2 इज अचीव्ड। तो देखो मिशेल्स कांस्टेंट क्या है, देखो समझो बात को। हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, हमारा जो रेट है वो बढ़ेगा, हमारा जो रेट है वो बढ़ेगा। रेट को हम कभी कभी वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे जिसपे कि रेट बढ़ते जाएगा। तो ऐसा कंसंट्रेशन जिसपे कि रेट जो है वो अपना मैक्सिमम का हाफ हो जाए उसे हम कहते हैं मिसल कांस्टेंट। ऐसा कंसंट्रेशन जिसपे कि रेट जो है वो अपना मैक्सिमम का हाफ हो जाए उसे हम कहते हैं मिसल कांस्टेंट। अब मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट concentration, the velocity of enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches its maximum velocity, which is not exceeded by any further rise in the concentration of substrate. This is because the enzyme molecules are fewer than substrate molecule. जितना हमारे पास सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होता है उससे कम हमारे पास एंजाइम का मॉलिक्यूल होता है। इसीलिए एक समय के बाद सैचुरेशन आ जाता है उस मॉलिक्यूल का। देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हमारे पास ये बोल रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल that bind to the enzyme. When binding of chemical sets off enzyme activity, the process is called inhibition. वो अगर जो है बाइंड करके उसका एक्टिविटी को कम कर दे उसे हम बोलते हैं इनहिबिशन। एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। उसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कि व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। जब इनहिबिटर जो है वो बिल्कुल हूबहू सबस्ट्रेट के जैसा हो इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू हो इनहिबिटर का इस सबस्ट्रेट की तरह। एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, और वो इनहिबिट करे एंजाइम का एक्टिविटी को
और वो इनहिबिट करे एंजाइम के एक्टिविटी को, इट इज नोन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसे हम क्या बोलते हैं? कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequences: the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action decline and the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate। मतलब समझो, जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट से समझो बात को, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता था विद द हेल्प ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन अब इसमें इनहिबिट करने के लिए मेलेनेट आ गया। ये अब इनहिबिट करेगा सक्सिनेट को। समझ में आ रहा है? सक्सिनेट को कौन इनहिबिट करेगा? मेलेनोइड। सक्सिनेट को कौन इनहिबिट करेगा? मेलेनोइड। वही कहा गया है कि ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। और इसका एग्जांपल क्या है? इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलेनेट। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर दिया गया मेलेनेट के द्वारा। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को कौन इनहिबिट कर दिया? मेलेनेट ने। सक्सिनेट से हमें फ्यूमेरेट बनाना था और उसके लिए यूज होता था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट, लेकिन अब वहां पे क्या आ चुका है? मेलोनेट आ चुका है। ये इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Such competitive inhibitor are often used in the control of बैक्टीरियल पैथोजन। और ये जो है बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए ये इनहिबिटर का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा हम आसान भाषा में पढ़ते हैं। देखो समझो बात को, ये बहुत आसान है। जो हमारा क्लासिफिकेशन है और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, उसको वो 6 क्लास में है। समझे? समझो बात को, हम क्लासिफिकेशन किए हैं एंजाइम का, हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन किए हैं 6 क्लासेस में, जिसमें कि 4 से लेके 13 सब क्लासेस हो। फिर से हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन किए हैं 6 के अंदर, ठीक है, जिसमें कि 4 से लेके 13 सब क्लासेस हैं। सबसे पहले अब वो 6 क्लास को हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। जो ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है और किसी का ऑक्सीडेशन करता है, किसी का रिडक्शन करता है, उसके हिसाब से तो उसे बोल देंगे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। फिर दूसरा है ट्रांसफरेजेज, ऐसा एंजाइम जो कि ट्रांसफर करता हो ग्रुप को अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बना तो पहले ही आ चुका है ऑक्सीडो रिडक्टेज में। समझ में आ गया? क्योंकि प्रोटॉन को हाइड्रोजन भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर पहले हो चुका है। अब हमारे पास क्या है? ट्रांसफिरेसेस। जो ट्रांसफिरेसेस है वो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ग्रुप का ट्रांसफर करता है। एंजाइम कैटलाइजेस ए ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड S डैश। फिर मेरे पास है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम है जो वाटर के द्वारा बॉन्ड को ब्रेक करता है, लाइसेस है। लाइसिस अब आ रहा है। लाइसिस क्या करता है? अदर देन वाटर के अदर जितना भी है उससे हम तोड़ते हैं कंपाउंड को, तो उसे हम लाइसिस कहते हैं। लिपिड के द्वारा जनरली हम तोड़ते हैं। आइसोमेरेजेस,
आइसोमेरेज का एक एग्जांपल हमको यहाँ पे गिवन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमेरेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्टिंग ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। लाइगेजेस जो है वो जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है, ठीक है। अब को फैक्टर पढ़ना है, तो को फैक्टर को हम नेक्स्ट पेज में समझाए हैं अच्छे तरीके से। को फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे मेरे पास एंजाइम है। देखो एंजाइम जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एंजाइम, दूसरा होता है कंजुगेटेड एंजाइम। मतलब एक एंजाइम जो है वो प्योर है, तो प्योर को हम सिंपल एंजाइम कहते हैं। जैसे मेरे पास पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब भी एंजाइम है, लेकिन ये सब प्योर एंजाइम है, इसे सिंपल एंजाइम कह दिए। दूसरा मेरे पास कंजुगेटेड एंजाइम है। कंजुगेटेड का मतलब होता है कि इसके साथ कुछ और भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसे हम को फैक्टर कहते हैं। तो को फैक्टर यहाँ पे आया, और इस पूरे को हम पता क्या बोल देंगे, हॉलो एंजाइम। एंजाइम है लेकिन खोखला एंजाइम है, क्योंकि इसके अंदर कुछ को फैक्टर है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, तो को फैक्टर को ही हम नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं, और ये हमारा होलो एंजाइम होता है। तो इस अब होलो एंजाइम में जो को फैक्टर है, जो को फैक्टर है, जो ये होलो एंजाइम है, पूरा का पूरा जो होलो एंजाइम है, इसमें दो पार्ट है। एक तो पार्ट है प्रोटीन वाला, जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और एक हमारे पास नन प्रोटीन पार्ट है। जो नन प्रोटीन पार्ट है उसी को को फैक्टर बोलते हैं। और ये को फैक्टर दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है ऑर्गेनिक और दूसरा हो सकता है इनऑर्गेनिक। सबसे पहले बात करते हैं ये जो को फैक्टर है वो इनऑर्गेनिक में कैसा होगा। तो इनऑर्गेनिक में मेरे पास ऐसे क्या हो जाएगा, Zn+2 को फैक्टर, जो कि हमारा मेटल आयन है, कहां पे होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और ये काम क्या करता है, ये प्रोटियोलाइसिस करता है, प्रोटियोलाइसिस एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने में काम करता है। ये क्या है एग्जाम्पल, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर Zn+2 को फैक्टर होता है, Zn+2 को फैक्टर होता है, Zn+2 को फैक्टर होता है। फिर से देखो बात को समझो, हमारे पास को फैक्टर है, को फैक्टर में प्रोटीन पार्ट है जिसे हम एपो एंजाइम कहें, हमारे पास नन प्रोटीन पार्ट है, नन प्रोटीन पार्ट को ही हम को फैक्टर कह दिए। उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास Zn+2 फैक्टर है जिसे हम को फैक्टर कहते हैं, और ये नन इनऑर्गेनिक, सॉरी, ये हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट है, और ये हमारा मेटल आयन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम होता है कि ये जो है वो प्रोटीन को तोड़ सके, प्रोटोलाइटिक होता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक में दो एंजाइम होता है, एक होता है जो कि बहुत जोर से टाइटली बॉन्ड होता है एपो एंजाइम से, उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, जो बहुत जोर से चिपका हुआ रहता है, टाइटली बाइंड टू एपो एंजाइम, उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे हीम ग्रुप जो है कैटलिस पेरोक्सीडेज में होता है, हीम ग्रुप जो है वो हम कैटलिस पेरोक्सीडेज में देखते हैं, हीम ग्रुप कैटलिस पेरोक्सीडेज में देखते हैं। हीम ग्रुप कैटलिस पेरोक्सीडेज में ये हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फिर दूसरे में होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है वो लूजली बाइंडेड होता है, जैसे मेरे पास NAD, FAD, OA, विटामिन, नियासिन, ये सब जो है हमारा कोएंजाइम के अंदर आता है। अगर हम को फैक्टर को ही रिमूव कर देंगे एंजाइम से तो कैटालिटिक पावर लॉस्ट हो जाएगा। अगर हम को फैक्टर को ही रिमूव कर दें एंजाइम से तो कैटालिटिक पावर लॉस्ट हो जाएगा। तीन प्रकार का को फैक्टर होता है, समझ में आ गया कौन कौन तीन प्रकार का है। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक में दो है और इनऑर्गेनिक में एक है, ठीक है। तो हमारा जो को फैक्टर है उसमें सबसे पहले क्या है, तो ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि हमारा हीम इन कैटलिस पेरोक्सीडेज है,
फिर दूसरा हमारे पास कोएंजाइम है जो कि हमारे पास NAD, FAD, नियासिन और विटामिन है, ये सब है। तो इनऑर्गेनिक में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जिसमें कि Jrn+2 को फैक्टर आता है जो कि प्रोटीओलाइटिक का काम करता है। अब वापस से पढ़ेंगे वही पॉइंट को। देखो कोएंजाइम, enzymes are composed of several polypeptide chains. However, there are number of cases in which non-protein concentrate called cofactor are bound to enzyme to make the enzyme catalytic active. In this instance, the protein portion of the enzyme is called apoenzyme. Three kinds of cofactor may be identified: prosthetic group, coenzyme and metal ion. ठीक है, सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, फॉर एग्जांपल इन peroxidase and catalase which catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen.